हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल GTS एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर AC करंट का लेक्चर नंबर 8। ओके, तो क्लास 12th के लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से आने वाला क्वेश्चन काफ़ी इजी होता है और इस चैप्टर से एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल पोर्शन में या फिर थ्योरेटिकल पोर्शन में आता ही है। ओके, तो हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में क्या देख लिया था, हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में पढ़ा था। इंडक्टिव रिएक्टेंस, ओके, इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में पढ़ा था। क्या होता है, हमने देखा था कि जब केवल एक इंडक्टर होता है सर्किट में और एक AC सोर्स होता है। ओके, इसको मान लेते हैं ये जो हमारा दे रहा है वोल्टेज वो है E = E0 sin ωt और इसका रिएक्टेंस है, इंडक्टेंस है L। ओके, तो जब यहाँ से मैं ड्राइव किया था तो हमारा एक्सप्रेशन क्या निकल के आया था, I = E0 अपॉन ωL sin ωt माइनस ऑफ π/2। ये निकल के आया था हमारा एक्सप्रेशन। तो जब ये वाला एक्सप्रेशन हमारा निकल के आया था तो हमने यहाँ से क्या देखा था कि जो करंट का और EMF के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, π/2। और करंट लीड कर रहा है, लैग कर रहा है। ओके, लैग कर रहा है यहाँ पे, लैग कर रहा है। क्यों? क्योंकि माइनस से मतलब कुछ पीछे है, करंट कुछ पीछे है। ओके, तो ये हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। इस लेक्चर में जो हमारा इंपॉर्टेंट टर्म है उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके, ये इसे कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके, जैसे रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज अपॉन करंट, ये तो होता है फ्रॉम ओम्स लॉ V = IR। तो यहाँ से हमारा R कितना आ जाता है, V/I, है ना। तो ओम्स लॉ से हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, V/I। उसी तरह से अगर हम इस टर्म की बात करें तो इस टर्म में ये वाला टर्म क्या होता है, ये वाला टर्म क्या होता है, जैसे कि हमने देखा था कि किसी भी साइनसोइडल वेव को, AC करंट को कैसे लिखते हैं, I = I0 sin ωt, इस तरह से लिखते हैं। तो I0 क्या था, पीक वैल्यू, पीक वैल्यू। तो ये पीक वैल्यू कितनी हो गई, I0 = E0 अपॉन ωL, ये तो हुआ है ना। I0 = E0 अपॉन ωL। अब यहाँ से अगर हम ये देखें तो ये क्या टर्म है, ये टर्म क्या है, अगर यहाँ से देखें, अगर यहाँ से I की वैल्यू निकालते हैं तो I कितना आ जाएगा, V/R। तो ये R क्या, रेजिस्टेंस। मतलब जैसे कि अगर किसी वायर में केवल और केवल रेजिस्टेंस है तो उसके जो करंट को रोकने वाली क्वालिटी होती है उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। उसी तरह से अगर किसी सर्किट में इंडक्टर लगा हुआ है ना, तो उसको करंट को रोकने की जो प्रॉपर्टी होगी उसको क्या बोलेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके, इस टर्म को क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ωL। ओके, इस ωL को ही इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। ओके, तो समझते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस ये कितना होता है, ωL। ओमेगा के अंदर क्या छुपा होता है, 2πf × L। ओके, तो यहाँ से हमें एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मिला, क्या कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है जिसको हम शो करते हैं किससे, XL से। इस तरह से इसका नोटेशन होता है XL। ओके, तो यहाँ से हमें एक इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या मिला कि XL = 2πfL। 2πf फॉर फ्रीक्वेंसी, L फॉर इंडक्टेंस। इंडक्टेंस गिवन होगी किसी भी क्वेश्चन में, अगर आपको दिया होगा कि इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालो, दैट इज XL = 2πfL। ओके, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालने का ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, ये आपको याद भी होना चाहिए और काफ़ी बार स्ट्रेट फॉरवर्ड भी पूछा जाता है बोर्ड्स में और काफ़ी बार ड्राइव भी कराया जाता है, तो पता हो गया आपको, तो आप निकाल भी लेंगे।
ओके, तो अब देखते हैं कि जब हम बात करेंगे कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ओके, तो इसको कैसे शो करते हैं, एक्स एल से शो करते हैं इस तरह से। ओके, तो जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रही है, फ्रीक्वेंसी के आ रही है। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास किस तरह का ग्राफ आएगा, इस तरह का, है ना। जैसे जैसे हमारा एक्सेल बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा ओके, तो इस तरह ग्राफ बनता है। और इस पर न्यूमेरिकल किस तरह के आते हैं, इस पर न्यूमेरिकल जिस टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं मैं बता देता हूँ आपको, करेंगे भी हम इस आगे वाली वीडियोस में, कि फ्रिक्वेंसी बढ़ाने पे जो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वो बढ़ जाता है। ओके, तो क्वेश्चन कैसे बनता है कि मान लेते हैं कि हमने फ्रिक्वेंसी डबल कर दी, फ्रिक्वेंसी डबल करने पे हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना हो जाएगा, कि सर्किट में मान लेते हैं इंडक्टर लगा हुआ है, हमने फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज कर दी, तो बताइए हमारी जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा उस पर क्या असर पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो ये वाली वीडियो में हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था उससे आगे भी देख लिया, और इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में सारी चीज़ें जानकारी कर ली कि उसका सिंबल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन क्या होता है, ग्राफ कैसा बनता है, ये सब चीज़ें। ओके, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में इतना ही। अब हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक के बारे में जो कि हमारा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके, इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में पढ़ लिया हमने, अब हम पढ़ेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसको हम शो करते हैं किससे, एक्स सी से, सी फॉर कैपेसिटर, एल फॉर इंडक्टर। सिंपल सी बात है, ध्यान रखेंगे थोड़ा सा तो समझ में आ जाएगा। ओके, तो बात करते हैं कि जब किसी भी सर्किट में इसका जो सर्किट टाइप होता है वो क्या होता है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। मतलब क्या होगा कि सर्किट में केवल और केवल क्या होगा, एक कैपेसिटर लगा होगा और एक एसी सोर्स होगा। ओके, एक कैपेसिटर होगा, एसी सोर्स होगा, तो एसी सोर्स की तो जो हमारी पोटेंशियल होगा या ईएमएफ बोल दो वो कितना होगा, इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा टी, ये पता ही है। ओके, और ये कैपेसिटर हो गया सी, जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है, सी। ओके, तो अब हम ये फाइंड आउट करेंगे कि जब हमारा केवल सर्किट में रेजिस्टेंस होता है तो क्या होता है, हमारा फेज में चलता है करंट और ईएमएफ। ओके, जब इंडक्टर लगा होता है तो हमारा जो करंट और ईएमएफ का जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, 90 डिग्री लैग करता है करंट, मतलब पीछे चलता है ईएमएफ से। ओके, अब हम बात करेंगे कैपेसिटर में क्या कंडीशन होती है। ओके, तो समझते हैं इसको। द गिवन alternating EMF is E equals to E naught sin omega t। ओके, जो गिवन है वो क्या है, इतना है, इसको हटा देते हैं और डेरिवेशन करना शुरू करते हैं। ओके, इसको शायद यहाँ बना लूँ, इजी सा डेरिवेशन है। कभी कभी डेरिवेशन में पूछा जाता है, कभी कभी सिंपल रिलेशन पूछ लेगा कि फेज डिफरेंस का रिलेशन क्या होता है। ओके, गिवन हमारे पास ही है, एज वी नो द इंस्टेंटेनियस potential the instantaneous potential across a capacitor is ओके, चैप्टर नंबर सेकंड में हमने पढ़ा था कि कैपेसिटर का क्रॉस कितना पोटेंशियल जनरेट रहता है, दैट इज V इज इक्वल्स टू Q बाय C।
ओके, इतना ही होता है ना, v इक्वल्स टू क्यू बाय सी होता है। तो ये क्या है, एक तरह का पोटेंशियल है, और ये भी क्या है, एक तरह का पोटेंशियल ही है ना। ये पोटेंशियल तो है, करंट को मूव कराने के, चार्ज को मूव कराने के लिए हमने एक्स्ट्रा एनर्जी तो दी है ना। तो एक्स्ट्रा एनर्जी जो होगी, ये दोनों एनर्जीज बराबर होंगी, ये दोनों एनर्जी बराबर होंगी, तो क्या आएगा, सो Q अपॉन सी इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा सी। ओके, ये दोनों हमने क्यों बराबर करें, ये बात समझ लेते हैं एक बार और, कि ये दोनों चीज़ें हम इसलिए बराबर कर रहे हैं क्योंकि जितना पोटेंशियल इसके पास होगा वही तो जाके यहाँ पे स्टोर हो रहा होगा, है ना। कैपेसिटर क्या करता है, किसी भी एनर्जी को स्टोर करता है, और कौन सी एनर्जी को, वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। जैसे इंडक्टर किसको स्टोर करता है, स्टोर करता है वो मैग्नेटिक एनर्जी। ओके, उस तरह से कैपेसिटर का स्टोर करता है, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करेगा। अब ये कौन सी एनर्जी को स्टोर करेगा, जो यहाँ से इसके पास आएगी, है ना, और इसके पास कितनी एनर्जी है, इतनी। तो जितनी एनर्जी इसके पास है वो पूरी की पूरी यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगी इसका क्रॉस, है ना। तो इसके क्रॉस जितना पोटेंशियल रहेगा वो किसके बराबर होगा, इसके EMF के बराबर। तो Q बाई सी इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, अगर ये आपको समझ में आ जाएगा तो आपको कोई दिक्कत डेरिवेशन में नहीं आने वाली। ओके, तो ये बेसिक हो गया। अब हमारे पास ये वाला डेरिवेशन, ये वाली इक्वेशन है, इससे ही हम आगे की सारा डेरिवेशन करेंगे। ओके, अब देखते हैं, Q बाय सी इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, अब देखते हैं, हमें ये पता है कि I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी होता है, तो पता है ना हमें, करंट इज इक्वल्स टू चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्यू बाई टी। ओके, तो अगर हम इसको स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल टाइम कर लेते हैं, दोनों तरफ नीचे और ऊपर डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ओके, तो डी क्यू अपॉन डी टी कर सकते हैं। ओके, तो डी क्यू अपॉन डी टी, तो यहाँ से जो आई आएगा वो कितना आ जाएगा, डी बाय डी टी ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, क्यू की वैल्यू आ जाएगी E नॉट सी साइन ओमेगा टी, ये तो है ना, इसी यहाँ जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितनी आ गई, E नॉट सी साइन ओमेगा टी। ओके, अब ये कांस्टेंट तो बाहर, कांस्टेंट टर्म जो होते हैं वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाते हैं। ओके, अब बचा क्या हमारे पास, डी बाय डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। ओके, डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। अब साइन ओमेगा टी का जो डिफ्रेंसिएशन होता है, डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये होता है मैथमेटिकल टर्म में, आपने देखा होगा, और इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, ओमेगा कॉस ओमेगा टी। यहाँ से हमारे पास आई की वैल्यू कितनी आ गई, डेट इज E नॉट बाई सी और ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ओके, अब कॉस ओमेगा टी जो था हमारे पास, कॉस ओमेगा टी को हमें साइन में बदलना है, क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग में क्या है, हमारे पास EMF तो E नॉट साइन ओमेगा टी है ना, तो इसको भी साइन की वेव में करना पड़ेगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर बात करें E नॉट अपॉन ओमेगा सी, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा सी, नीचे से ऊपर ही तो जाएगा, तो वही चीज़ है। ओके, और कॉस को क्या लिख देते हैं हम, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ओके, काफ़ी बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि सर आपने यहाँ पे कैसे कर देते हैं ये, कि कॉस को बदल के यहाँ पे ओमेगा टी प्लस बाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2। ओके, तो ये मैथमेटिक्स पोर्शन है, अगर इसमें कन्फ्यूजन हो रही है तो हम इसको एक बार देख लेंगे अलग से वीडियो में कि किस तरह से हम डेरिवेशन कर पाते हैं। ओके, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री जब हमने क्लास 10 में पढ़ी थी तो हमने कुछ बेसिक कन्वर्जन्स पढ़े होंगे। ओके,
तो कुछ बेसिक जो कन्वर्जन हमने पढ़े थे तो उसमें से एक है। ओके, तो ये चीज़ ज़्यादा 12th में तो ज़्यादा यूज़ नहीं होगी बायो वाले स्टूडेंट के, लेकिन जो मैथ वाले स्टूडेंट हो इसको और भी पढ़ेंगे आगे। ओके, तो ये बात समझ में आ गई। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, I इक्वल्स टू ई नॉट बाय एक्सी साइन ओमेगा टी प्लस ऑफ पाई बाय 2। ओके, तो ये हमारा फाइनल डेरिवेशन होता है। ओके, स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब EMF का हमारा फेज कितना है, ओमेगा टी, और करंट का फेज हमारा कितना निकल के आया, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, मतलब कुछ प्लस है ना इसमें, मतलब ये इससे आगे चल रहा है। ओके, तो जब भी हम कैपेसिटर सर्किट की बात करते हैं या प्योर कैपेसिटिव सर्किट की बात करेंगे जिसमें केवल और केवल कैपेसिटर लगा होता है, उसमें जो करंट होता है वो EMF से आगे चलता है, कितना आगे, पाई बाय 2। ओके, तो मतलब इंडक्टर में पीछे और कैपेसिटर में आगे, मतलब इंडक्टर में लैग और कैपेसिटर में लीड, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, ये इंपॉर्टेंट है कि इंडक्टर में करंट लैग करता है, पीछे चलता है, और कैपेसिटर में करंट आगे चलता है, लीड करता है EMF को। ओके, तो यहाँ से ये हमने डेरिवेशन देख लिया, और 1/ओमेगा c को बोलते हैं XC, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके, जैसे वहाँ पे टर्म क्या आया था, ओमेगा एल, ओमेगा एल किसके बराबर था, ओमेगा एल बराबर था XL के बराबर, और XC के बराबर यहाँ पे क्या है, 1/ओमेगा c। ओके, ध्यान रखें इन बातों का। छोटी छोटी बातें, इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बनते हैं वो छोटे छोटे ही बनते हैं, और बनेंगे ज़रूर, हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं, और बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, और कंपटीशन लेवल में भी पूछे जाते हैं, क्योंकि इजी पोर्शन है, समझ में आ गया एक बार तो बहुत इजीली हम इसको कर पाते हैं। ओके, तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या आया, इन एन in a pure capacitive circuit, in a pure capacitive circuit, the current leads the alternating EMF by a phase angle of 90 डिग्री और पाई बाय 2। Okay, in a pure capacitive circuit, the current leads the alternating EMF by a phase angle of 90 डिग्री और पाई बाय 2। ओके, अभी देखा था हमने वहाँ पे, लीड करेगा मतलब थोड़ा सा आगे चलेगा। ओके, तो सर्किट देख लेते हैं, वेव सर्किट कैसे बनेगा इसका। अगर हम बात करें, ये हमारी EMF की वेव है, ये अगर हमारी EMF की वेव है तो हमारी करंट की वेव क्या होगी, इससे आगे चलेगी, मतलब जहाँ पे इसकी वैल्यू 0 है, EMF की वैल्यू यहाँ 0 है ना, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी यहाँ से। ये वैल्यू हमेशा ध्यान रखेंगे कि इस तरह से ये वेव बनती है, और इसका मैग्नीट्यूड हमेशा छोटा रहेगा। ये हमने पहले वाले पहले लेक्चर में देखा था ना कि करंट हमेशा आगे तो रहेगा लेकिन उसकी वैल्यू हमेशा कम रहेगी, जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी वो EMF से कम रहेगी, क्योंकि कुछ डिवाइड होता है ना वहाँ पे,
अगर हम बात करें I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे आई नॉट क्या होता है, ए नॉट बाई 1/ओमेगा सी, है ना। तो कुछ डिवाइड होता है ना हमेशा, तो इसलिए वैल्यू इसकी हमेशा कम रहती है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे, इसकी वैल्यू हमेशा कम रहेगी। और इस तरह का एक ग्राफ बनता है। तो ये वेव वाला सर्किट हो गया। ओके, लेकिन अगर हम बात करें फेजर डायग्राम की, तो फेजर डायग्राम कैसा होगा, फेजर डायग्राम की बात करेंगे तो क्या है यहाँ पे, थोड़ा मिटा लेते हैं इसको। फेजर डायग्राम की बात करें तो मान लेते हैं कि ओमेगा टी से घूम रहा है इधर कौन, ईएमएफ, है ना, क्योंकि हमारे पास ईएमएफ क्या होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये ओमेगा टी से ये एंगल बना के यहाँ पे है। और यहीं पे अगर हम करंट को देखें तो करंट इसमें क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, मतलब आगे है। आगे कितना, 90 डिग्री, है ना। तो 90 डिग्री आगे, और इसकी वैल्यू हमेशा कम रहेगी, इसलिए इसे छोटा दिखाते हैं। समझ में आ रहा है ना, इसे छोटा इसलिए दिखाते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा ईएमएफ से कम रहेगी। और ईएमएफ से इसकी वैल्यू कम क्यों रहेगी, ईएमएफ से इसकी वैल्यू कम क्यों रहेगी, क्योंकि कुछ हमेशा करंट में डिवाइड होता है ना, जैसे करंट ये है, तो यहाँ पे कुछ डिवाइड हुआ है ना, तो कुछ डिवाइड हुआ तो हमेशा वैल्यू कम ही होगी। ओके, तो अब इसको देख लेते हैं। छोटी छोटी चीजें इस चैप्टर में इजी हैं, समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, और एक बार पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, बार बार नहीं। इसे कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC that is equals to 1/ओमेगा C, और 1/ओमेगा के अंदर 2πfc, और यहां से हमें क्या दिखा रिलेशन, XC इज इक्वल्स टू 1/f। ओके, ये रिलेशन काफी, जैसे पिछली बार देखा था हमने इंडक्टर में क्या होता है, XC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, है ना, XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। लेकिन बात करें अगर हम कैपेसिटर की, तो डेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, XC और F का ग्राफ देखें तो इट विल बी लाइक दिस, एक पैराबोला बनेगा 1/f का, मतलब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होता जाएगा। ओके, तो अगर आपसे बोले कि हायर फ्रीक्वेंसी है, मतलब मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, ओके, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा, बहुत कम होगा। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, तो ये रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ओके, अब यहाँ से एक क्वेश्चन जो बनता है, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, आगे और भी सर्किट्स कैसे कैसे हैं। ओके, तो आगे आने वाली वीडियो में हम काफ़ी चीज़ें देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने पूरा कैपेसिटिव रिएक्टेंस कंप्लीट कर लिया है। व्हाट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, XC का क्या होता है, किस तरह से फेज लीड करता है, लैग करता है कैपेसिटर में, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। तो हमने जो प्योर वाले सर्किट से तीनों कंप्लीट कर लिया, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर। ओके, अब इनके आगे कॉम्बिनेशन देखेंगे, जब दो होंगे, मतलब कैपेसिटर भी होगा, इंडक्टर भी होगा। ओके, इंडक्टर होगा, रेजिस्टेंस होगा सर्किट में, तो कॉम्बिनेशन वाले सर्किट भी बनते हैं।
उनको भी देखेंगे, वो उससे भी पूछा जाता है। ओके, तो एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, उसका आंसर करिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। फॉर अ डीसी सप्लाई the capacitive reactance will be कितनी होगी? डीसी सप्लाई के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितनी होती है? ओके, विल बी 0, बी ऑप्शन इन्फिनिटी, सी ऑप्शन 50, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको रिलेशन पता है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा ध्यान से। अगर वीडियो को देख रहे हैं तो आंसर बहुत इजीली कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी आपको आती है तो आप मुझसे मेरे चैनल पे पूछ भी सकते हैं और मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।